औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस से रिलेटेड एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और लेक्चर के एंड पे हमने डेटाबेस से मुंसलिक कुछ यूज़र्स के बारे में बात की, कौन कौन से यूज़र कनेक्टेड होते हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होती हैं। बेसिकली आज हम अपनी डेटाबेस की बुक का चैप्टर नंबर 3 का बेसिकली आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये सीखना है कि एक डेटाबेस को जब आप डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं या एक डेटाबेस का जब आप डेवलपमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं या जब उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो आपको किन किन फेजेस से गुजर के जाना पड़ता है। सो बेसिकली वो प्रोसेस क्या है जिसको आप फॉलो करते हैं। सो द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपका एनालिसिस। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में कोई राय कायम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन डिटेल इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। मौजूदा सिस्टम क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन से फीचर्स फैसिलिटीज़ आपको उसके अंदर मिल रही हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है, जो डिटेल होती है, उसे हम एनालिसिस कहते हैं। So the process of studying the existing system in detail is called analysis of the system। तो बेसिकली ये आपका जो होता है वो एनालिसिस ऑफ सिस्टम कहलाता है। आपका सिस्टम क्या, देखें, हमेशा असूली तौर पर जब भी कभी आप किसी नए सिस्टम को बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए पहले प्री रिक्विजिट देखा जाता है कि पुराना सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, जिसके compete करने के लिए आपने सिस्टम डेवलप करना है। देखें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जब एक नया सिस्टम डेवलप करते हैं तो आप ये सोचें कि शायद पुराने सिस्टम के जो फीचर्स हैं वो दोबारा नए के अंदर नहीं आते। सो नए सिस्टम को डेवलप करने का मतलब ये होता है कि पुराने जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ऐड होंगे, प्लस कुछ नए फीचर्स उसके अंदर ऐड होते हैं। अब वो कुछ नए फीचर्स जो ऐड होंगे बेसिकली वो किस बेस पर ऐड होंगे, जो पुराने सिस्टम की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने हाईलाइट की होंगी। सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि आप पुराने सिस्टम के ड्रॉबैक्स को देखते हो, पुराने सिस्टम की प्रॉब्लम्स को देखते हो और पुराने सिस्टम के अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, उनकी जो प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ हैं, उनको डिटेल के अंदर जब आप स्टडी करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ सिस्टम। कि आप बेसिकली अपने सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं ताकि आप एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकें। The basic purpose of analysis is to know which activities are performed in the system। इस एनालिसिस का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आपके सिस्टम का अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इस सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं। Which activities are performed, कौन कौन से काम हैं जो इस सिस्टम से करवाए जा रहे हैं। The existing system must be studied carefully before designing a new system or to modify the existing system। जब भी कभी आप एक नए सिस्टम की बात करते हैं या पुराने को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स की कोशिश करते हैं, तो ये एक फैक्ट है कि आप उसको हमेशा पहले पुराने सिस्टम को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। देखिए, जब तक आप अच्छे तरीके से सिस्टम को स्टडी नहीं करेंगे आप नहीं बता सकते कि नए सिस्टम में क्या रिक्वायर्ड है, आप नहीं बता सकते कि नए सिस्टम में क्या एडिशन होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिस्टम को पहले प्रॉपर्ली स्टडी करें। जब आप सिस्टम को प्रॉपर्ली स्टडी कर लेंगे तो आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जनाब ये फीचर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, इस फीचर की हमें ज़रूरत है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड नहीं करना। सो ये कहाँ से डिटेल आपको मिलेगी, जब आप सिस्टम को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे। अब जब हम बात करते हैं एनालिसिस के स्टेजेस की, ठीक है जी, आप एनालाइज करना शुरू करने लगे हैं तो आपके जो एनालिसिस है उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। एक ही बार में पूरा सिस्टम स्टडी नहीं हो जाता, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं,
कुछ प्रोसेसेस ऐड होते हैं आपके एनालिसिस के अंदर। उसके अंदर जो पहला काम है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन पॉसिबिलिटी। सबसे पहले आप देखते हैं कि जनाब एक नया सिस्टम जब आपने बनाना है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो पुराने सिस्टम से निकाली जा सकती हैं या जो नए के लिए पॉसिबल हैं। सो द वर्ड फिजिबिलिटी मीन पॉसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्या हो भी सकता है या नहीं। सो द फिजिबिलिटी स्टडी इज आल्सो कॉल्ड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसको इब्तिदाई तहकीकात भी कहते हैं, गौर व फिक्र भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप बुनियादी तौर पर अपनी इब्तिदाई चीज़ों को स्टडी करते हैं कि अच्छा जनाब ये चीज़ें हैं, इनको आपने ऐसे देखना और इनको ऐसे देखना है। सो दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। आप पॉसिबिलिटी को मेजर करते हैं, इब्तिदाई तहकीकात इसके अंदर करते हैं। आपने कॉलेज में दाखिला लेना है, ठीक है जी, पहले कॉलेज के बारे में डिटेल गेन करते हैं कि कॉलेज की वर्थ क्या है, कॉलेज का प्रोसीजर ऑफ स्टडी क्या है, इनका एकेडमिक प्लानिंग क्या है, छुट्टियों का क्या स्केड्यूल है, स्टडी टेन्योर किस तरह का डील करेंगे। सो इस तरह की तमाम क्वेश्चनिंग जो होती है इब्तिदाई तौर पे जो आप चीज़ें गेन करते हैं उन्हें आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और इस स्टेप के अंदर, इस स्टेज के अंदर, इस फेज के अंदर आप इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। सो इन दिस स्टेप द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, टेक्निकल and time frame feasibilities of the for the systems are proposed। ऑब्जर्व की जाती हैं कि पॉलिटिकल क्या फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या होंगे, टेक्निकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, टाइम फ्रेम की फिजिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम इस सिस्टम को डेवलप करना शुरू करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। कभी भी जब आप किसी सिस्टम को डेवलप करते हैं तो हमेशा आप पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जनाबे वाला अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो जनाबे वाला कभी भी आप एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे अपने रिजल्ट्स के बारे में, आप फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे कि आपकी अचीवमेंट्स क्या होंगी, आप फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे कि आपका जो रिजल्ट था वो डिजायर रिक्वायर्ड था या नहीं था। देखिए इन चीजों का ताल्लुक कंपैरिजन के साथ होता है ना, इन चीजों का ताल्लुक आपके कंपैरिजन के साथ होता है। तो कंपैरिजन तो तब होगा ना जब आपने इन चीजों को स्टडी किया होगा। सो एक्चुअली फिजिबिलिटी स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर द प्रपोज्ड सिस्टम इज पॉसिबल टू डेवलप एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टडी कंडक्ट करते हैं, एक प्लानिंग होती है हमारी, एक प्रोसीजर होता है जिसका मकसद ये होता है हम चेक करें कि क्या हम जो नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं, क्या अदारा उसको काबिल कबूल, अदारे के लिए काबिल कबूल हो भी सकता है या नहीं, क्या अदारा उसको कबूल करेगा भी या नहीं करेगा। पता लगे आपने इतनी एफर्ट की है, बाद में अदारे के लिए वो सूटेबिलिटी नहीं है। The objective of feasibility study is to evaluate different solutions and to propose the most feasible mean possible and the least expensive solution। इसका जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, मकसद होता है, वो यही होता है कि आप डिफरेंट सॉल्यूशंस को एवेल्युएट करो और जो मोस्ट वैल्यूएबल है, पॉसिबल है, उसको एक्सेप्ट करें और लीस्ट एक्सपेंसिव हो, कम से कम खर्चा लगे और ज्यादा से ज्यादा रिलायबल हो। इन तमाम फैक्टर्स को जब आप स्टडी करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, तो बेसिकली दैट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर फिजिबिलिटी स्टडी। सो नेक्स्ट हमारे पास फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आपने कर ली, फिजिबिलिटी स्टडी आपने बना ली, आपको आइडिया हो गया अच्छा या फलां चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, फलां नहीं है। एक पूरा आपने वर्किंग चार्ट डिज़ाइन कर दिया, एक्सेप्टेबिलिटीज़ और रिजेक्शंस और तमाम चीज़ों की आपने वर्किंग कंप्लीट कर ली। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट। भाई देखें ना, एक बिल्डिंग आपने बनानी, प्लाट खरीद लिया, प्लाट के ऊपर जो नक्शा बनाना था वो उसकी फाइनलाइजिंग करवा ली, LDA से अप्रूव करवा लिया और भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ से अप्रूवल ले ली। अब अगला काम क्या है? अगला काम जनाब ये है कि आपने उसके ऊपर जो बुनियादें रखनी है, आपने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, उसके लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है। आपने कहा जी मैंने तीन कनाल के बंगला बनाना है तो उसके ऊपर मुझे ये मैप चाहिए,
ये रिक्वायरमेंट है मेरी, आपने एक फिजिबिलिटी स्टडी बना दी। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सरिया, सीमेंट, प्लस्तर। तो पहले ढांचा क्रिएट करेंगे ना, पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो उस स्ट्रक्चर के लिए आपको जो है वो पेंट नहीं चाहिए होगा, उस स्ट्रक्चर के लिए आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं चाहिए होंगी, उस स्ट्रक्चर के लिए आपको पंखे नहीं चाहिए होंगे, लाइट्स नहीं चाहिए होंगी, कारपेंटर का काम रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो फेज 1 के अंदर क्या चाहिए कि जनाब हमें सीमेंट से रिलेटेड चाहिए ताकि हम 4 दीवारी खड़ी कर सकें। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या डिफाइन करता है? द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेटाबेस टू बी डिजाइन। आपने जिस डेटाबेस को डिजाइन करना है उसकी अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट क्या होंगी? आपकी सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम किस तरह वाला चाहिए, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। सो द रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट को, जो डेटाबेस आपने डिजाइन करना है उसके लिए। इट मे इंक्लूड द इनपुट डाटा फॉर डेटाबेस एंड ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डाटा। अब इसके अंदर आपका डाटा भी इंक्लूड हो सकता है, डाटा के ऊपर किए जाने वाले ऑपरेशंस भी इंक्लूड हो सकते हैं जो आप डाटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बेसिकली इन तमाम चीजों का ताल्लुक आपके रिक्वायर्ड आउटपुट से होता है कि आपको क्या चाहिए, उससे मुतल्लिक आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है। सो द यूजर्स डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं कि जनाब हमें ये कुछ चाहिए, और उनके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है वो एक लिस्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स की जनरेट करते हैं, जिसकी बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प्स इन डिजाइनिंग द डेटाबेस। और जो आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट की होती हैं वो आपको डेटाबेस डिजाइन करने में खासा आपके लिए काबिल इस्तेमाल होती हैं, फायदेमंद होती हैं। द नेक्स्ट वन दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है जी, फिजिबिलिटी स्टडी बन गई, एक्सेप्टेबिलिटी फॉर्म के अंदर आ गया, ओके, रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली, ओके। द नेक्स्ट पेज इज प्लानिंग। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं। जब एक बार आप रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रॉपर प्लानिंग and time scheduling must be developed for different activities that are required to design a database system। अगर मैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ना, तो ये आपका एल्गोरिदम राइटिंग है। आपने जो भी काम डेटाबेस डिजाइन करने के लिए करना है ना, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं जिन्हें कहते हैं एक्टिविटीज। हर एक्टिविटी का एक टाइम स्केड्यूल होता है और हर एक एक्टिविटी की प्रॉपर प्लानिंग होती है कि ये एक्टिविटी इस काम से पहले नहीं हो सकती, ये एक्टिविटी फलां काम के बाद होगी। डिपेंडेंसीज होती हैं एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर बेसिकली आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, नंबर 2 पे टाइम स्केड्यूलिंग करते हैं, जो कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सिमिलरली ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। और फिर ऐसे नहीं है मुंह उठा के कुछ भी एक्सेप्ट कर लें, कॉस्ट फैक्टर बड़ा मैटर करता है। भाई आपको सोल्यूशन देने वाला कह दे कि जनाब उठा के ये सिस्टम ले आए, पता लगे जनाब आपका टोटल रेवेन्यू उतना नहीं है जितनी महंगी आपने एक्सपेंसिव मशीन लगा दी है। या एक सॉफ्टवेयर डेवलप आप कर रहे हैं तो आपने एक ऐसी लाइब्रेरी उठा ली जो बहुत महंगी है, तो फायदा आपके वो फायदे की बजाय नुकसान की तरफ आपकी बात चली जाएगी। सो ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। The cost factor may include the salaries of the team members। अब उनमें से चंद एक का मैंने जिक्र कर दिया, salaries of team members and cost of the software and the hardware tools etc। जो चीजें भी हैं उसके अंदर जहां जहां पैसा लग सकता है वो तमाम चीजें फैक्टर कोस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं, वो तमाम चीजें कोस्ट फैक्टर में आ जाती हैं। प्लानिंग आपने कर ली, फिजिबिलिटी स्टडी आपने कर ली, रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली, प्लान आपका हो गया। अगला काम डाटा की एनालिसिस। अब डाटा के ऊपर जो एनालिसिस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। डाटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस को डिजाइन करते वक्त जो डाटा का एनालिसिस होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द कलेक्टेड डाटा अबाउट द सिस्टम
is analyzed to ensure that the data is accurate and complete। जिस सिस्टम के बारे में आप डाटा कलेक्ट करते हैं ना, एनालाइज टू इंश्योर, उसको एनालाइज किया जाता है टू इंश्योर दैट द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। भाई मुझे क्लास के अंदर जो है वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर चाहिए, टेस्ट हुए, हर सब्जेक्ट का एक मंथली टेस्ट हुआ और उसकी टोटल रिपोर्ट चाहिए, फर्स्ट पोजीशन होल्डर चाहिए मुझे। अब जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है ना वो एक्यूरेट होता है। एक स्टूडेंट के भी मार्क्स आपने ऐड ना किए ना तो कल को वही फर्स्ट पोजीशन होल्डर हुआ तो आपके गले मुसीबत पड़ सकती है। सो दैट्स वाई जो डाटा कलेक्ट आपने करना होता है सिस्टम से मुतल्लिक, उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं मेक श्योर करने के लिए कि आपका डाटा एक्यूरेट और कंप्लीट होगा। क्या पूछना और क्या नहीं पूछना, जो पूछना कैसे पूछना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तमाम तरह की डिटेल्स। सो डाटा का एनालिसिस जो होता है वो 3 तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। डीएफडी जिसे डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल्स। ये 3 तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर हम डाटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं। अब आइंदा आगे चल के हम इनके बारे में बात करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम अपने बेसिकली प्रोसेस को पढ़ रहे हैं कि आपका सिस्टम डिजाइन करने के लिए क्या एक तरीका कार इस्तेमाल होता है। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है जी डाटा की मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या चीज होती है? डाटा को मॉडल करना। डाटा मॉडलिंग मींस डाटा को मॉडल करना। सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रोसेस, डिवाइसेस, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एसोसिएशन इज नोन एज ए मॉडल। आपके रियल वर्ल्ड में जितने भी एक्टिविटीज हैं, प्रोसेस हैं, डिवाइसेस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, एसोसिएशन उनके दरमियान है, इन तमाम चीजों का जो रिलेशनशिप होता है ना, जो प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन को बेसिकली मॉडल कहा जाता है। दैट इज योर मॉडल। सो डाटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। 2 काम, एक तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है, डाटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डाटा ऑब्जेक्ट्स। एक तो आपके डाटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, दूसरे नंबर पर उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको प्रेजेंट करता है, दिखाता है, बताता है। द डाटा मॉडल्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द डाटा डिजाइनिंग प्रोसेस। और जब आप डाटा की डिजाइनिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं तो उसी दौरान आप डाटा की मॉडलिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली उसी दौरान आप डाटा के मॉडल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। देखिए उसका नाम बता रहा है, एंटिटी का जो रिलेशनशिप है ना उसकी डायग्राम। ये एक डाटा की मॉडलिंग का प्रोसीजर है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है। सो ER मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ पॉपुलर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। ये डाटा मॉडल की एक टाइप है जो आमतौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और इसे ER मॉडल कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। और इसकी डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट अ डाटा मॉडल। आपके डाटा मॉडल को क्रिएट करने के लिए आमतौर पर, बल्कि ज्यादातर इसी को इस्तेमाल करते हैं, और भी काफी सारे हैं, लेकिन ये तरीका डाटा मॉडलिंग का एक फेमस है, कॉमन है, ज्यादा काबिल इस्तेमाल है। द डाटा मॉडल कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द डेटाबेस। आप डाटा मॉडल को इस्तेमाल करते हैं हम डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन के लिए। देखिए अगर आपकी मॉडलिंग नहीं होगी ना, डाटा का मॉडल आपने नहीं किया हुआ, तो डेटाबेस को इंप्लीमेंटेशन करते वक्त आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो डाटा का जो मॉडल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाटा मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द डेटाबेस। आपके डेटाबेस को इंप्लीमेंट करने के लिए डाटा मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। आप नहीं बनाते, आपके लिए मुश्किलात होंगी, बना लेंगे तो आपको इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। ER model is expressed in the term of entities, relationships between the entities and attributes of the entities. So आपका जो ER मॉडल है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। एक तो एंटिटी के बिटवीन रिलेशनशिप, हर एंटिटी का अपना एक एट्रीब्यूट। तो ये 3 तरह की डिफरेंट चीजें हैं, एंटिटी,
एंटिटी के एट्रीब्यूट्स और एंटिटी के रिलेशनशिप्स। ये तीन चीजों के ऊपर आपका ईआर मॉडल एक्सप्रेस होता है, डिफाइन होता है। सो ईआर मॉडल इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय ईआर डायग्राम, और इस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए आमतौर पर हम ईआर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स ऑफ एंटिटीज ग्राफिकली। ग्राफिकली आप इन चीजों को प्रेजेंट करने के लिए फिर ईआरडी का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन ईआर डायग्राम। मुख्तलिफ इकसाम के जो सिंबल्स हैं इस डायग्राम के अंदर इस्तेमाल होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज सिंबल्स इन ईआर डायग्राम्स आर, चंद एक उनमें से मैं डिस्कस करने लगा हूं। पहले नंबर पे है जी आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक दिस। इन ईआर डायग्राम अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटिटी। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर एंटिटी का जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। ये रूल है, इसको आप रेगुलेशंस के रिलेट कर लें, वो आपकी चॉइस। लेकिन एक प्रोसीजर होता है, साइंटिस्ट ने प्रोसीजर अगर डिफाइन किए होते हैं तो उसके पीछे रीजन होती है। सो आपका ईआर डायग्राम के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये बेसिकली एंटिटी की रिप्रेजेंटेशन है। जहां पे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा आप समझ जाएंगे यहाँ पे एंटिटी यूज हो रही है, और जो नाम होगा एंटिटी का वो कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा, स्मॉल में नहीं लिखा जाता। इन ईआर डायग्राम एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, हमने बात की थी कि उस एंटिटी की प्रॉपर्टी, स्टूडेंट है तो उसका नेम उसका एट्रीब्यूट है, कॉलम। सो एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेसिंग इट्स नेम इन इलिप्स शेप, इसे ओवल शेप भी कहते हैं। सो इट इज कनेक्टेड टू इट्स एसोसिएटेड एंटिटीज बाय ड्राइंग अ लाइन। सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके इनके साथ कनेक्ट करके आप इसको जोड़ के दिखा सकते हैं। देखिए तीन चीजें हमने बात की थी, एंटिटी, एट्रीब्यूट, और तीसरी चीज क्या है, इसका रिलेशनशिप। Our relationship is indicated by the diamond shape in ER diagram. ER diagram के अंदर जो डायमंड शेप होती है उसके साथ आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। So this symbol is placed between the entity symbols connected with lines. आमतौर पर हम इस सिंबल को दो एंटिटीज के बिटवीन दिखाते हैं। चूंकि रिलेशनशिप दो एंटिटीज के बिटवीन होगा ना, तो ये उनके बिटवीन बेसिकली रिप्रेजेंट होगा, उनके दरमियान रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये डायमंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फाइनली आज के लेक्चर में जो चीजें हमने कवर की हैं वो आपका डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस की बात की, जिसके अंदर हमने एनालिसिस को देखा और फिजिबिलिटी स्टडी को देखा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस को देखा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग को देखा, डाटा के एनालिसिस के बारे में बात की, डाटा की मॉडलिंग के बारे में बात की, और उसके बाद हमने ईआर डायग्राम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को देखा। आइंदा लेक्चर में हम बात करेंगे अपने ईआर मॉडल के ऊपर, फर्दर आगे बात करेंगे कि ईआर मॉडल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, और फिर उनसे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। फिर उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, रिलेशनशिप्स की टाइप्स हैं, फिर कार्डिनलिटीज होती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर अप किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।